गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोग को मालूम है कि आज जो है इंग्लिश का ओरिएंटेशन क्लास जो है लेने जा रहे हैं हम लोग। तो आज देखना है कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और जो है इसमें कितने कितने पिलर्स हैं, ये आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हम लोग का आज ओरिएंटेशन क्लास है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट, वर्ड, ये सेंटेंस। ये जो है कोई नदी बह रही है, जैसे गंगा नदी, बहुत बड़ा नदी है जो क्या है, बह रही है। तो कहने का सेंस ये है कि पहले के ज़माने में जो है हम लोग देखते थे कि पहले राजाओं का शासन होता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है पहले जो है राजाओं का शासन होता था। मान लीजिए कि गंगा नदी बह रही है और इस गंगा नदी के एक साइड में एक राजा का साम्राज्य है और दूसरे नदी के दूसरे साइड में एक दूसरे राजा का साम्राज्य है और दोनों में बहुत ही मित्रता है, घनिष्ठता है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर जिस दोस्त में जितना ज़्यादा दोस्ती होगा, एक ना एक दिन दुश्मनी में जरूर कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से दो राजाओं के बीच में बहुत ही मित्रता था, दोस्ती थी, लेकिन किसी कारणवश उस दोनों में क्या हो गई, दुश्मनी पैदा हो गया। दोनों राजा जो है एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजा है, जैसे अल्फाबेट यहाँ पे क्या है, राजा है। क्या है, राजा। तो क्या हुआ, तो एक राजा क्या करता है कि दूसरे राजा से युद्ध का ऐलान करता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो राजाओं के बीच में जो युद्ध होता था वो एक दूसरे का साम्राज्य को हथियाने का काम करते थे। इसका मतलब ये है कि इस गंगा नदी के इस साइड में जो राजा है और गंगा नदी के इस साइड में जो राजा है, दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि राजा जाके युद्ध करेगा, समझ रहे हैं। राजा जो है कभी युद्ध नहीं करता है। तो राजा क्या करेगा, अपने राज दरबार में मंत्रियों को बुलाएगा। सबसे पहले किसको बुलाएगा, मंत्री को बुलाएगा। तो कहने का मतलब है कि अल्फाबेट जो है वो राजा है और वो क्या करेगा, मंत्रियों को बुलाएगा अपने राज दरबार में। मंत्री को बुलाएगा अपने राज दरबार में और मंत्री को बुलाएगा और मंत्री से सलाह लेगा राजा कि वो जो गंगा नदी के जो उस साइड में जो राजा है उससे हमको युद्ध करना है। और अपने राज दरबार में बुलाने के बाद मंत्रियों से सलाह लेगा कि आखिर उससे कैसे लड़ाई किया जाए और उसके राज्य या साम्राज्य को कैसे अपने में मिलाया जाए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मंत्री को बुलाया जाएगा। मंत्री को बुलाने के बाद में जो है पूछा जाएगा, उससे राय मशवरा लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई स्टार्ट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो मंत्री होंगे वो मंत्री कौन कौन होंगे, तो मंत्री होंगे AEIO और U। यानी ये 5 जो मंत्री हैं राजा जो है अपने राज दरबार में बुलाता है। बुलाने के बाद क्या करता है कि राजा बोलता है कि इस नदी के उस साइड में जो राजा है उससे हमको युद्ध करना है और आप लोग अपने राय को बताइए कि कैसे उससे युद्ध लड़ा जाए। लेकिन युद्ध लड़ने से पहले ये भी तो ध्यान देना है कि बीच में बहुत बड़ा गंगा नदी बह रही है। क्या ये लोग तैर के जाएंगे? नहीं। तो जब तैर के नहीं जाएंगे तब मंत्रियों ने सलाह दिया कि हम लोग को इसमें पिलर का निर्माण करना होगा। यानी इस गंगा नदी में जब तक पिलर का निर्माण नहीं होगा तब तक युद्ध कैसे होगा, क्योंकि गंगा नदी है, इसमें तैर के जाएगा आदमी तो डूब के ही मर जाएगा पानी में, उस नदी में, गंगा नदी में। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम लोग पिलर का निर्माण करेंगे। तो एक बात बताइए, क्या मंत्री आएगा पिलर का निर्माण करने के लिए? नहीं, कभी नहीं। मंत्री भी बहुत बड़ा पदवी होता है एक राजा के दरबार में। तो मंत्री क्या करता है कि इसके बाद वो सिपाहियों को बुलाता है, सिपाहियों को बुलाता है।
यानी सिपाही को बुलाएगा। तो सिपाही को बुलाएगा यानी कहने का सेंस ये है कि AEIOU जो मंत्री हुए, इस मंत्री के अलावा जो बच गए यानी रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, यानी रेस्ट ऑफ वॉवेल्स जो बचे, यानी AEIOU को छोड़ के जितने भी 26 लेटर्स होते हैं, सिपाही, सॉरी यहाँ सिपाही ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो सिपाही जो है, मंत्री जो है सिपाही को बुलाता है। सिपाही को बुलाने के बाद मंत्री बोलता है कि इसमें जो है, इस गंगा नदी में जो है हम लोग को पिलर का निर्माण करना है। तो पिलर का निर्माण जो स्टार्ट होता है, और पिलर का पहला जो पिलर का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलेंगे नाउन। नाउन पहला जब पिलर का निर्माण हो जाएगा तब दूसरा पिलर का निर्माण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाबू प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट पिलर का निर्माण जो होगा वो एडजेक्टिव होगा बाबू। एडजेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट पिलर का निर्माण होगा वो वर्ब होगा। उसके बाद नेक्स्ट पिलर का जो निर्माण होगा एडवर्ब होगा। उसके बाद बाबू एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन का निर्माण होगा। प्रीपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट पिलर का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। और अंतिम जो पिलर का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरजेक्शन। यानी कहने का मतलब यह है कि इस राजा के द्वारा मंत्री से सलाह लिया गया और मंत्री ने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से बोला कि इस गंगा नदी में पिलर का निर्माण करना है, तब पिलर का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी पिलर उस बड़े गंगा नदी में एक दिन में तो कोई पिलर तैयार होता नहीं है। उस पिलर को निर्माण करने में कम से कम 1-2 महीना का टाइम लगता है, एक पिलर बनाने में उस गंगा नदी में। तो जो सबसे पहला पिलर हम लोग पढ़ेंगे वो नाउन पढ़ेंगे, और नाउन बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो हर एग्जाम्स में पूछते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यूपीएससी से लेकर पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, सैनिक स्कूल, एनडीए, नवोदय, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल, ये जितने भी हैं, सीएचएस, बीएचयू, जामिया, सीयूईटी, यानी ये जितने भी एग्जाम्स है, ओलंपियाड भी इसमें आ जाएगा। सारे एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जितने पिलर हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। यानी जब सारे पिलर का जब निर्माण हो जाएगा तो इस पर जो है पुल बन जाएगा। और जब पुल बन जाएगा तो तब जाके ये राजा जो है दूसरे राजा से युद्ध होगा, और इस दोनों में जो स्ट्रांग होगा, जो मजबूत होगा, वही जीतेगा, वही उसका राजपाट अपने हाथ में ले लेगा। तो कहने का मतलब हम ये समझाने का प्रयास आपसे कर रहे थे कि जो है आखिर हम लोग को इस ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ना क्या है। होल ग्रामर में जितने भी ग्रामर हम लोग पढ़ना है, बस यही आपका 8 पिलर है। ये 8 पिलर जिसका स्ट्रांग हो जाएगा उसको कहीं भी कोई तरह का परेशानी किसी भी ग्रामर को बनाने में नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। इंडिया के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी में इसका यूज होगा। तो अब हम लोग देखेंगे डीपली कि आखिर जो है ये आखिर होता क्या है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम लोग एकदम बेसिक तरीका से चलेंगे, एकदम ABCD से चलेंगे। कोई भी बच्चा ये ना सोचे जो हिंदी मीडियम का है, चाहे बिहार बोर्ड का है, चाहे कोई भी बोर्ड का है, उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में समझाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो और भी लैंग्वेज में समझाएंगे। प्लीज़ आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ परेशानी हो रही है, इसको कैसे समझाया जाए, तो हम आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही यूजफुल है स्कूल लेवल के लिए भी। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है, और बड़े एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे घबराना नहीं है। जो भी क्वेरी आपका होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम एकदम 100% इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब बच्चों तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये ना समझे कि ये सिर्फ जो है हायर
स्कूल के लिए ही, चाहे हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही है। ये जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस में जितने भी स्कूल लेवल के बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे किसी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उसमें भी वो उतना ही यूजफुल होगा, और चाहे कोई कंपटीशन का देना है उसमें भी उतना ही यूजफुल होगा। जैसे इस स्कूल लेवल का हो गया, आपको सैनिक स्कूल हो गया, एनडीए का एग्ज़ाम्स हो गया, आरके मिशन हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, सीएचएस, बीएचयू, जामिया, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये जितने भी एग्ज़ाम्स आप देख रहे हैं ना, सभी में पूछा जाएगा। बस आप धैर्यता से इसको पढ़िए। देखिए इसका इम्पोर्टेंस हम बताते हैं। मस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड स्पेलिंग फॉलोड स्टैंडर्डाइज रूल, जो है बहुत सारे लोग जो है इसको स्टैंडर्डाइज रूल के रूप में इसको फॉलो करते हैं। 952 मिलियन पीपल यूज इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल नेटिव लैंग्वेज इन 53 कंट्रीज, यानी 952 मिलियन पीपल जो है इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, और ये जो है 53 कंट्रीज में यूज होता है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि इसको सीरियसली लेके पढ़ना है। मेरे क्लास में ऐसा नहीं है कि सीरियसली लेके पढ़ना है, हम आपको अधिकतर जो है बोर्ड पे ही समझा देंगे, आप बस केयरफुली होके खाली देखिए, और एकदम घर के भाषा जो होता है ना, घर के भाषा के रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। बस हमको तो ये चाहिए कि आपको समझ में आए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश भी है, लेकिन बस यही है कि हम लोग कभी इंग्लिश से भेंट नहीं हुआ, इंग्लिश से हम लोग डरते हैं, और जब उसको हम लोग इंग्लिश से मोहब्बत करने लगेंगे तो 100% है कि जो है इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो कितना खुश रहते हैं, सोचते हैं क्या कास्टिंग होगा, क्या दिखाएगा, मतलब इमेज बनाते हैं अपने माइंड में। उसी प्रकार से इंग्लिश को भी दिल से खुशी से पढ़िए, ठीक है? जब खुशी से हम लोग पढ़ेंगे तो 100% वो हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है? तो आगे हम लोग देखेंगे अब 0 लेवल से एकदम इंग्लिश, ठीक है? ध्यान देना है। तो इसको मिटाते हैं। अब जो है हम लोग 0 लेवल से चलेंगे एकदम, कि आखिर इंग्लिश होता क्या है, ठीक है? ध्यान से देखना है। सबसे तो पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि आखिर इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के पहले डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे। जब इंग्लिश का डेफिनेशन हो जाएगा तो एक एक स्टेप से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट आगे बढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा, भले हम इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश जो है इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर इंग्लिश में आएगा, पेपर जो आता है वो हिंदी में कभी नहीं आता है, वो इंग्लिश में ही आएगा। तो इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे और हिंदी में, भोजपुरी में, सब भाषा में समझाएंगे। हमको तो समझना है और आप लोगों को भी समझना है किसी भी हर हालत में, और कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का डेफिनेशन देते हैं कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ languages that is called English। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। मिक्सचर मिस होता है मिश्रण, और लैंग्वेजेज मिस होता है भाषाएं, यानी भाषाओं के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। क्या? भाषाओं के मिश्रण को। अब आप ये सोच रहे हैं कैसे? इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन हैं, और इंडिया में कोई भी अगर इंग्लिश कोई भी पर्सन अगर बोल रहा होगा, कोई भी व्यक्ति बोल रहा होगा, तो उसका कुछ ना कुछ भाषा हम जरूर समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहा है। लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश, तो हम लोग सुनते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोला। या ब्रिटेन इंग्लिश हो गया, उसको भी सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग के इंडियन लोग जो है क्या करते हैं, सभी भाषाओं में से उसमें से कुछ, उसमें से कुछ, उसमें से कुछ लेके अब मिक्सचर करके और बोलते हैं हम लोग के सामने, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर अंग्रेज आके बोल देगा तो आपको समझ में नहीं है कि क्या बोला। समझ रहे हैं ना? इसीलिए छोटा सा एक डेफिनेशन दिया गया है कि इंग्लिश इज द
मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, यानी भाषाओं के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है, यहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज अल्फाबेट and the largest unit is a sentence। यानी कहने का मतलब ये है कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज अल्फाबेट, यानी इंग्लिश में जो है जो सबसे छोटा इकाई होता है ना बाबू, वो अल्फाबेट होता है। एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज ए सेंटेंस, और जो सबसे बड़ा इकाई होता है उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। कैसे, जैसे बाबू एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे ए, क्या ए से छोटा भी कुछ होता है क्या, नहीं। अगर सेंटेंस की बात करें तो राम राइट्स ए लेटर, और ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। यानी कहने का मतलब है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज अल्फाबेट, यानी जो सबसे छोटा इकाई होता है इंग्लिश में वो अल्फाबेट होता है। क्या अल्फाबेट से छोटा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज ए सेंटेंस, और जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो होता है हम लोग का सेंटेंस। जैसे राम राइट्स ए लेटर, अरे सेंटेंस तो कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन कहलाएगा सेंटेंस ही, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश में जो सबसे छोटा इकाई होता है वो अल्फाबेट होता है, एंड द लार्जेस्ट यूनिट जो होता है, जो सबसे बड़ा इकाई होता है, वो हमारा क्या होता है बाबू, सेंटेंस होता है। ठीक, ओके। अब उसके बाद आगे जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखना है बाबू। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, याद रखना है। देयर आर 26 letters in English अल्फाबेट। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, यानी इंग्लिश में अल्फाबेटों की संख्या टोटल कितना होता है, 26 होता है। यानी वही पॉइंट सब लोग जानते हैं, नर्सरी क्लास का ही बच्चा जानता है, लेकिन हम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं इसलिए सब कुछ लिख रहे हैं। यानी देयर आर 26 लेटर्स, ध्यान देना है, कितना, 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटरों की संख्या कितनी होती है बाबू, 26। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए से लेकर डॉट 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 टू जेड तक। कोई डाउट? अगेन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि देयर आर 5 वोवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वोवेल्स लेटर होते हैं, 5। कौन कौन, तो ये होते हैं, ये सबको मालूम है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में ए, ई, आई, ओ, यू, आपको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। नेक्स्ट पॉइंट जैसे देयर आर 21 consonants letter in English alphabet। यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो है इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जितने भी रेस्ट ऑफ वॉवेल्स हैं,
रेस्ट ऑफ वॉवेल्स। यानी रेस्ट ऑफ वॉवेल्स का मतलब हुआ बाबू कि जितने भी अल्फाबेट हैं ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ के जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, रेस्ट ऑफ वॉवेल्स होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब जो है बाबू जो है हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है यहाँ ध्यान से देखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटर, ध्यान देना है। लेटर सब सिस्टमेटिक चलेगा, बस ध्यान से देखना है। लेटर, अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे आखिर बाबू लेटर होता क्या है। पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर समझाने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नेसेसरी है एकदम लिखना। लिखिएगा तो आपको 100% हम समझेंगे और समझाएंगे आपको भी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे लेटर, तो ए लेटर इज ए symbol of sound that is called letter। आप जानते हैं बाबू कि साउंड मीन्स होता है ध्वनि यानी आवाज। साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज। और सिंबल मीन्स क्या होता है, चिन्ह या प्रतीक। यानी ए लेटर इज ए सिंबल ऑफ साउंड, यानी कोई भी लेटर को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए, एक सिंबल चाहिए। और सिंबल के साथ साथ जब अपने दिल से उस ध्वनि को अगर नहीं निकालेंगे तो लेटर क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए इसका डेफिनेशन दिया गया है कि ए लेटर इज ए सिंबल ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के प्रतीकों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। जैसे कोई भी लिखिए, जैसे हम लोग को ये लिखना है एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो एक बात बताइए, ये जो है हमारा, ये तो एक सिंबल ही है ना, लेकिन अपने दिल से ध्वनि को निकालते हैं, बोल रहे हैं, और बोल के इसका हम एक सिंबल दे रहे हैं, तभी ना ये हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं ये एक प्रकार का सिंबल है, और इसको हम लोग अपने ध्वनि से मानी आवाज निकाल के और सिंबल को चिन्हित करते हैं, तब ये क्या बनता है, लेटर बनता है। बात समझ रहे ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखने का भी ये प्रयास कर रहे हैं कि लेटर के बाद अब जो आएगा बाबू वो आएगा वर्ड। ध्यान से देखना है, वर्ड, वर्ड ध्यान देना है। आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं और वर्ड का मतलब आप पूछिएगा कि हिंदी में क्या होता है, तब तो हमको हिंदी ग्रामर पढ़ना होगा। हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तब हिंदी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए सब कुछ इंग्लिश में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब कोई छोटा बच्चा है, उसको आप बचपन में ही अगर मैंगो दीजिएगा यानी आम दीजिएगा, उसको बोलिएगा बाबू ये मैंगो है, तो समझ जाएगा कि ये मैंगो है। खा के देखेगा तो मीठा रहेगा, तो कहेगा कि ये मैंगो है। लेकिन जब बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको बोले कि बाबू ये आम हो यानी ये आम है, तो कहेगा कि आमे है। बचपन से आमे आमे बोलते आएगा, ठीक है। और उसको मैंगो अगर हम बोलते हैं तो बचपन से ही कहेगा कि ये मैंगो है। खा के भी चेक करेगा कि नहीं मीठा लगता है, इसका मतलब कि ये क्या है, मैंगो है। तो उसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए और इंग्लिश में ही समझिए कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। जब यही आप कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, माइंड में बन जाएगा, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं होगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से अगर देखते हैं तो ये जो है ना दिमाग में छप जाएगा, और गारंटी हम देते हैं छाप देंगे आपके माइंड में। घर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 90% बोर्ड पे समझाएंगे। और याद रखिए, ये जो क्लास हम लोग का हो रहा है ना, ये गरीब बच्चों के लिए हो रहा है। अमीर तो है वो कहीं भी जाके पढ़ लेगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो गरीब बच्चा है, जो गरीब लड़की है या स्टूडेंट है, बॉयज है या गर्ल्स है, जिसके पास पैसा का साधन नहीं है, वो भी पढ़ सकता है। एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं। और डीपली का मतलब ये है कि आधा पढ़ाएंगे छोड़ देंगे, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, किसी भी एग्जाम का कोई अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसको यहाँ डीपली क्लास मिलेगा, A to Z। एक भी लेक्चर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, सबका सेशन बार बार हम लेते जा रहे हैं। मेरा प्लेलिस्ट बनेगा, आप देख लीजिएगा। A to Z चैप्टर्स हम डील करेंगे पूरा डीपली। बस धैर्यता के साथ देखिए और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर बोर्ड पे ध्यान देना है जो हम बता रहे हैं।
गारंटी देते हैं कि माइंड में छप जाएगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझ में आता है तो तब भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, हर लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे, बस ध्यान देना है। जैसे बाबू अब हम लोग देखेंगे वर्ड, आखिर वर्ड क्या होता है। तो वर्ड का डेफिनेशन होता है कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ letters that gives a complete meaning, that is called word। ध्यान से देखना है, यानी कहने का मतलब है ये आखिर बोल क्या रहा है, कह रहा है कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि वर्ड वो होता है जो किससे बना होता है बाबू, ग्रुप ऑफ लेटर से, यानी लेटरों के समूह से मिलके बनता है। दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, जो एक कंप्लीट क्या देता है, मीनिंग देता है। क्या देता है, मीनिंग देता है। यानी कहने का मतलब है कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी लेटरों के समूह से जो मिल के बनता है उसी को हम लोग वर्ड बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं वर्ड बोल देंगे, उसका कंप्लीट मीनिंग भी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बाबू, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पेन, PEN। एक बात बताइए, ये कितने ग्रुप ऑफ लेटर से मिलके बना हुआ है, तो 1, 2 एंड 3। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे बुक, BOOK बुक, यानी 1, 2, 3 एंड 4। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है पेन जो है 3 ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हुआ है जो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। पेन मतलब कलम, हम लोग जानते हैं, बचपन से याद किए हैं। जैसे बुक है, तो यहाँ बुक कितने ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 4 ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेफिनेशन में भी हमने लिखा है कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 और 4, यानी 4 ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना हुआ है कौन, बुक। और बुक का मीनिंग क्या होता है, बुक मतलब क्या होता है, किताब, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी वर्ड का डेफिनेशन हमने क्या दिया कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। कोई डाउट। अब जो है नेक्स्ट, अब जो है बाबू हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने पहले क्या देखा, लेटर्स, कि ए लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड दैट इज कॉल्ड लेटर। नेक्स्ट हमने देखने का प्रयास किया क्या, वर्ड। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि हम सिस्टम से चल रहे हैं। पहले हमने बताने के प्रयास किया कि लेटर क्या होता है, उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया कि वर्ड क्या है। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि अब इसके बाद क्या आने वाला होगा। तो इसके बाद अब आएगा सेंटेंस। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू सेंटेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना है बाबू, ध्यान से देखना है। जैसे सेंटेंस के बारे में हम यहाँ डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद A to Z समझाएंगे। बस केयरफुली होके बोर्ड पे देखना है, ध्यान से देखिए कि ए सेंटेंस is a